नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th के हमारे इस इंटरेस्टिंग से स्पिरिचुअल चैप्टर में। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो या ना हो सकता है आपको चाइना से नफरत हो या ना हो। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और चाइना दोनों के ही साथ चलना होगा। कहानियाँ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होंगी, कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होंगे, और ये कहानियाँ इंडियन नहीं बल्कि चाइनीज़ है। तो ये भूल जाइए कि इस वक्त दुनिया कोरोना का सामना कर रही है, जो शायद चाइना की वजह से है। भूल जाइए कि लद्दाख में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ या कहीं पे भी हमारा स्टैंड ऑफ हुआ, भूल जाइए। याद रखिए, चाइना और हम यानी हम भारतीय भाई भाई हैं जब बात आती है आध्यात्म की। जब आप स्पिरिचुअलिटी को देखोगे तो हज़ारों सालों से हम और चाइना स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करते आए हैं, और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करता आया है। चीज़ें कैसी दिखती हैं? गांधी जी ने कहा है कि पश्चिम शारीरिक बल का उपासक है और पूर्व यानी भारत और चाइना जैसे देश आत्मिक बल के उपासक हैं। तो कुछ ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी चाइनीज़ कहानियों की मदद से हम शेयर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। अगेन एक चाइनीज़ कहानी है, वू दाओजी। ये वू दाओजी 8th सेंचुरी के, 8th सेंचुरी का मतलब होता है 700 से 800 AD। अगर आपकी हिस्ट्री कमज़ोर है तो मैं आपको बताता चलूँगा। ये एक बहुत ही फेमस पेंटर हुआ करते थे, पर फेमस हुए इनकी आखिरी पेंटिंग की वजह से। इनकी आखिरी जो पेंटिंग थी वो इन्होंने बनाई थी एक राजा के लिए जिसका नाम था येरा जुआंगजोंग। हो सकता है चाइना में कुछ और बोलते हो। टैंग डायनेस्टी के राइटर थे, रूलर थे। तो रूलर ने भाई साहब पैसा दिया हुआ था। तो था क्या, बेसिकली एक राजमहल की दीवार थी, दीवार खाली लग रही थी। तो आजकल हम लोग नहीं करते, वॉल पेंटिंग खरीद के ले आते हैं दिवाली पे, या नया मकान बनवाते हैं तो पेंटिंग लगवा देते हैं, वॉल पेंटिंग। पहले था कि पेंटिंग बनवाते थे, राजा लोग हैं तो राजा ने कहा बनाओ पेंटिंग। ये भाई साहब लगे रहे, छुप के एकदम बनाते थे पेंटिंग, और कहा सिर्फ राजा को देखने की इजाज़त मिलेगी। तो ये पेंटर यानी वू दाओजी खड़े हुए हैं, राजा इस तरफ यानी ये खड़े हुए हैं, एम्परर जुआंगजोंग दोनों खड़े हुए हैं। वो दिखाता है, ये देखो ये पेंटिंग। राजा अचंभित, राजा कहता है वाह क्या पहाड़ है, क्या सीन है, क्या पानी है, क्या झरना है, क्या आसमां है, वाह। पेंटर कहता है बस यही सब देखा आपने? आइए मालिक, आइए मेरे राजा, मैं आपको दिखाता हूँ ये गुफा। इस गुफा में आत्मा रहती है, एक आत्मा। वो राजा को कहता है आइए, राह दिखाता है और पेंटिंग की तरफ वो चल जाता है। वो कुछ मंत्र बोलता है या क्लैप करता है और गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। इमेजिन करो, एक दीवार पे पेंटिंग, पेंटिंग के अंदर एक गुफा और गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। पेंटर उस केव में अंदर घुस जाता है। राजा उसको फॉलो करने ही वाला है, पर राजा के अंदर घुसने से पहले वो गुफा बंद हो जाती है। पेंटिंग तुरंत गायब हो जाती है और वो जो पेंट ब्रश था बाहर, वो जो रंग थे हमेशा के लिए रह गए। ये कहानी आपको क्या बताती है? ये कहानी बताती है कि वो जो बात की गई थी आत्मा, वो जो बात की गई थी रास्ता, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो पेंटर सिर्फ एक खूबसूरत सी चीज़ नहीं दिखा रहा था, पेंटर कुछ समझा रहा था। और आत्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आपको कोई दिखा नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी में आपका कोई गुरु तो बन सकता है, पर हर कोई जो आत्मज्ञान है, जो निर्वाण प्राप्ति है, जो एनलाइटनमेंट है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद के क्लासमेट्स तो बहुत रहे होंगे। रामकृष्ण परमहंस जी के स्वामी विवेकानंद के अलावा क्या और शिष्य नहीं रहे होंगे? पर क्या सबको वो निर्वाण प्राप्ति हुई? सबको क्या वो ब्रह्म ज्ञान मिला जो स्वामी जी को मिला? नहीं। इसका मतलब जिस तरीके से वू दाओजी उस केव में घुसे, पर वो राजा, इतना बड़ा राजा जो इतनी चीज़ों का मालिक है, वो चाहकर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ये दिखाता है कि आध्यात्म के लिए आपको खुद चलना होगा, और आध्यात्म सारी दौलत, शोहरत, इन सबसे ऊपर है। एक और चाइनीज़ कहानी आती है, और कहा क्या गया, ये कन्फ्यूशियस और जुआंगजी, इनकी जो कहानियाँ हैं, इनकी जो किताबें हैं, वो कुछ ऐसी ही कहानियों से भरी हुई हैं। अगर आपने इंडियन स्पिरिचुअल गुरु का नाम सुना होगा, ओशो,
तो ओशो की भी अगर आप काफ़ी कहानियाँ पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ, मैं खुद सुनता हूँ। एक मनोज मुंतशिर है, एक सिंगर है जिन्होंने तेरी मिट्टी सॉन्ग लिखा है, आजकल वो इनकी कहानियाँ सुना रहे हैं ओशो की, ज़रूर सुनिएगा, ऐसी ही कहानियाँ हैं। तो जैसे ओशो हैं वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं ऐसी, उसी तरीके से हमारे इंडिया में आप देखोगे आर्यभट्ट को हम बहुत मानते हैं, आर्यभट्ट जी, हम चाणक्य को बहुत मानते हैं। उसी तरीके से चाइना में एक स्पिरिचुअल गुरु है जिनका नाम है कन्फ्यूशियस। जैसे हमारे लिए चाणक्य है ना, चाणक्य नीति हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे कन्फ्यूशियस, जुआंगजी, इनको बहुत पढ़ा जाता है चाइना में। तो ऐसी कहानियों से ही भरी हुई है इनकी किताबें। फिर एक और कहानी का जिक्र होता है, एक व्यक्ति था वो ड्रैगन की तस्वीर बनाता था, पर ड्रैगन की तस्वीर में आँख नहीं बनाता था। उससे किसी ने कारण पूछा तो बोला कि नहीं यार, मैं आँख बनाऊंगा तो ड्रैगन उड़ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका भी कोई ना कोई डीप मीनिंग होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सबका अपना सच होता है, ठीक है। हो सकता है जो आपका सच है वो मेरा ना हो, जो मेरा है वो आपका ना हो। तो कहानी से आप क्या सच निकालते हो ये आपके ऊपर है। एक बहुत ही फेमस माइथोलॉजिस्ट ने एक बात कही थी, मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि अनंत पुराणों में छुपा है सनातन सत्य, इसे पूर्णतः किसने देखा? वरुण के हैं नैन 1000, इंद्र के 100, आपके मेरे केवल 2। ये मैंने इसलिए बोला कि आगे जो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा आध्यात्मिक है तो फ्लो बना रहेगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे एक वेस्टर्न स्टोरी से। तो दोस्तों अब हम इसको वेस्टर्न कहानी से कंपेयर करते हैं। बहुत ही फेमस पेंटर की कहानी है 15th सेंचुरी। मैं बता दूं आपको 15th का मतलब होता है 1400 से 1500 AD। सिंपल तरीका याद रखने का, देखो यार 21वीं सदी चल रही है 21st, तो हम कहाँ जा रहे हैं 2000 से 2100। 20वीं सदी को ही बोलेगा 20th सेंचुरी 1900 से 20, 19th सेंचुरी 1800 से 1900, 18th सेंचुरी 1700 से 1800, ऐसे चलता है। ये कहानी है 1400 से 1500 AD के बीच में। फ्लैंडर्स नाम का एक शहर था जो आज बेल्जियम है, वहाँ कहीं पर, वहाँ पे एक व्यक्ति था, एक ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था एंटवर्प, और इसको कहा जाता था क्विंटिस मेट्सायस भी। एक ब्लैकस्मिथ था, मतलब बेसिकली लोहा कोयला ऐसा कुछ ये काम करता था। हुआ क्या, इसको प्यार हो गया। प्यार हुआ एक पेंटर की बेटी से। अब समस्या ये थी कि जो पेंटर है जिसकी बेटी से प्यार हुआ है, वो पेंटर शादी को मना करे, वो कहे मैं एक पेंटर हूँ, मैं कलाकार हूँ। ये ब्लैकस्मिथ मजदूर है, एक कलाकार की बेटी की शादी एक मजदूर से कैसे कर सकते हैं? ये भाई साहब को गुस्सा आई, इनने कहा नहीं भाई, प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है शादी तो करके रहेंगे। इनने कहा क्या किया जाए? तो एक दिन जब वो पेंटर अपने जो उसका ऑफिस था, वर्कशॉप जो था, वहाँ नहीं था, चुपचाप ये घुसा, इसने पेंट ब्रश उठाया और उसका जो कैनवस था जहाँ उसने पेंट किया हुआ था, एक बहुत खूबसूरत सी उसने ना मक्खी बना दी। तो वो पेंटर आया और पेंटर है ना मक्खी को उड़ाने की कोशिश करने लगा। मतलब वो मक्खी इतनी अच्छी थी कि ऐसा पेंटर भी नहीं पहचान पाया कि वो मक्खी की ड्राइंग है। उसको ये लगने लगा कि असली मक्खी है, यानी वो लाइवली। तो इतनी अच्छी पेंटिंग देख के वो पेंटर इतना खुश हुआ कि उसने इस ब्लैकस्मिथ को अपना शार्गिद बना दिया, अप्रेंटिस बना दिया, और कहा आज से तू मेरा स्टूडेंट है। तो इस तरीके से उसको पहले तो क्या मिला, एक टीचर, उसके अंडर में पेंटिंग सीखी, और बाद में वो शार्गिद हुआ, यानी वो एक ब्लैकस्मिथ से एक पेंटर बन गया खुद भी। तो उसकी बेटी भी मिल गई। तो इस तरीके से एक अच्छी ड्राइंग की वजह से उसको वाइफ भी मिल गई, उसका प्रोफेशन भी बदल गया और एक अच्छा गुरु भी मिल गया। अब ये कहानी को आप कॉन्ट्रास्ट करो दूसरी कहानी से, कितना बड़ा डिफरेंस है। वो दूसरी चाइनीज़ कहानी फिलॉसफी है, वो चाइनीज़ कहानी स्पिरिचुअलिटी है, वो चाइनीज़ कहानी कंसेप्चुअल है, और ये मटेरियलिस्टिक है। वेस्ट आपको क्या सिखाता है? सुंदर दिखना। वेस्ट आपको सिखाता है, जो एक आर्टिस्ट है, कि आप मेरे नज़रिए से नहीं, आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखिए। मतलब एक परफेक्ट एंगल, एक परफेक्ट डिस्टेंस से वो चाहते हैं कि आप इस पेंटिंग को देखो कितनी सुंदर लगती है। पर चाइनीज़ या स्पिरिचुअल ऐसा नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में उतरो और फिर उस पेंटिंग को देखो। चाइना वाले में, दाओ वाले एग्जाम्पल में, जो दाओ थे यानी जो वू दाओजी थे, उन्होंने क्या कहा था? लेट मी शो यू द वे। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, यानी मेरे नज़रिए से सोचो। वो पेंटिंग गायब हो गई, पर वो पेंटर अपने लक्ष्य पर पहुँच गया, अपने उस मुकाम पे पहुँच गया। वो उस आध्यात्म को, अपनी सेल्फ को
पहचान गया, यानी वो चाहता था कि उसकी तरह सोचो, देखो नहीं, वहाँ बात नज़र की नहीं नज़रिए की हो रही है। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो कंपैरिजन आप करते हो तो आप ये पाओगे कि चाइनीज़ जो था वो कंसेप्चुअल स्पेस है। भाई वो पेंटिंग सिर्फ सुंदरता की बात नहीं करती, वो कॉन्सेप्ट की बात करती है। वो आपको एक खूबसूरत सी नज़र नहीं देना चाहते, वो आपको एक खूबसूरत सा नज़रिया देना चाहते हैं। और बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। इसका मतलब क्या है समझना। वो जो पेंटिंग थी वो कहीं ना कहीं चाइनीज़ स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट है सेंग शुई, इससे रिलेटेड थी। सेंग शुई एक कॉन्सेप्ट है। ये आ जाओ लैंडस्केप ऑफ द सोल। अब लैंडस्केप ऑफ द सोल यहाँ से आप रिलेट करो, ठीक है जी, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो सेंग शुई एक कॉन्सेप्ट है, दाओइस्ट कॉन्सेप्ट है। दाओ एक बहुत ही फेमस आप कह सकते हो चाइनीज़ फिलोसफर थे जिन्होंने अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसे हमारे यहाँ उपनिषद होते हैं, वेद होते हैं, उसी तरीके से, ठीक है जी। तो होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट है सेंग शुई का। सेंग शुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर। अब आप देखो पहाड़ और वाटर ये एक अलग अलग एनर्जीज हैं। चाइना में हम कहते हैं यांग माउंटेन को। माउंटेन जो है वो अगर आप देखोगे तो वो वर्टिकल है, माउंटेन वर्टिकल है और वो ऐसा लगता है एनर्जी को रिसीव कर रहा है। उसको हम एक तरह से मेल एनर्जी मानते हैं। माउंटेन मेल एनर्जी है जो ऊपर से एनर्जी को रिसीव कर रहा है। दूसरी तरफ यिन, यिन हमने नदी को बोला है। नदी है हॉरिजॉन्टल एनर्जी, फीमेल एनर्जी जो रिसीव कर रही है एनर्जी को, लेकिन ये वर्टिकल है, ठीक है। तो आप कह सकते हो माउंटेन जो है वो आसमान से धरती तक लेके आ रहा है एनर्जी को, ठीक है जी। और रिवर जो है वो धरती में ही समा रही है उस एनर्जी को। यानी कहीं ना कहीं पहाड़ और नदी, यानी ये नेचर क्या है, एक साइकिल है एनर्जी के आने और जाने का, आने और जाने का। तो इसमें हम कहाँ हैं? हम उस केव में घुसना क्यों चाहते हैं? हम इसलिए घुसना चाहते हैं क्योंकि इसके बीच में एक और पॉइंट आता है, यानी एनर्जी के आने और जाने के बीच में एक पॉइंट आता है जो होता है खामोशी, जो होता है ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन, वो खामोशी, वो हम हैं। ये क्या कहा जाता है एक और, ये सेम है ना स्पिरिचुअलिटी में होता है ब्रेथ में भी। जब आप सांस लेते हो तो आप एनर्जी को ले रहे हो, सांस छोड़ते हो तो आप एनर्जी को छोड़ रहे हो। लेकिन एक तीसरा पॉइंट आता है सांस छोड़ने के बाद, जब आप सांस नहीं ले रहे होते हो। वो जो पॉइंट है वो पॉइंट है आध्यात्म का, वो पॉइंट है एनलाइटनमेंट का। और यही पॉइंट जब आप इस बड़े से लेवल पे देखते हो नेचर की, कि इस एनर्जी के आने के बाद और उसके गुजर जाने के बाद, मतलब जो ह्यूमन है उसने नेचर की एनर्जी से कुछ काम किया, नेचर की एनर्जी ली और कुछ काम कर दिया, इसके बाद कुछ बचता है, वही है एनलाइटनमेंट, वही है मोक्ष। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इस लैंडस्केप ऑफ द सोल का वो यही है कि आदमी समझ जाए कि वो वेस्ट नहीं है, वो इन बड़ी बड़ी चट्टानों में खो ना जाए, यानी वो एनर्जी और रिसोर्सेज जो उसको मिल रही हैं वो उसमें खो ना जाए, बल्कि वो ये समझ जाए कि इनके गुजर जाने के बाद जो बचता है, रिसोर्सेज के बाद जो बचता है, वही मैं हूँ। एंड दैट इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप। एक बहुत ही फेमस संत ने, एक स्पिरिचुअल गुरु ने एक बात कही है कि न अभाव में जियो न प्रभाव में जियो, तुम केवल अपने स्वभाव में जियो। वो कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट करता है। अब आपके चैप्टर के बाद एक आर्टिकल दिया हुआ है, देखो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे एंड होता है। फ्रेंकोइस चेंग्स, ये भी ऑफकोर्स एक चाइनीज फिलोसफर लगते हैं, इन्होंने बात कही द आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी ह्यूमन को समझना होगा कि इस लैंडस्केप की वो आँख है। एनर्जी के आने और जाने के बाद जो बचता है, वो जो ट्रांजैक्शन है, वो ह्यूमन है, ह्यूमन को खोना नहीं है। इसके बाद एक आर्टिकल है, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आए, इसीलिए वो आर्टिकल भी मैं आपको अब समझा ही देता हूँ। तो दोस्तों अब हम एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मैं जानबूझ के इसको वर्ड टू वर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप इसको रीड ज़रूर करो। मैं आपको आइडिया दे दूंगा, इंटरेस्ट जगा दूंगा। होता क्या है देखना, फ्रेंच एक पेंटर थे जिनका नाम था जीन ड्यूबोफेट, ठीक है, डबल एफ है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इस दुनिया में जिसका नाम था आर्ट ब्रूट। आर्ट ब्रूट 1940s में कभी आया। आर्ट ब्रूट का मतलब ये था रॉ आर्ट। एक ऐसा बंदा जिसको कोई आर्टिस्ट की ट्रेनिंग नहीं है, जिसको किसी ने नहीं कहा, किसी ने सर्टिफाई नहीं किया, उसने कभी सीखा नहीं, वो भी पेंटिंग बना सकता है या वो भी कुछ आर्टिस्ट वाला काम कर सकता है, जैसे
पेंटिंग हो गई या हैंडीक्राफ्ट हो गया या ऐसा कुछ, ये कॉन्सेप्ट वो लेके आए। धीरे धीरे इस दुनिया में एक और कॉन्सेप्ट आया इसी की वजह से, क्योंकि देखो जो बंदे ने सीखा है, जो आर्ट ब्रूट का हिस्सा नहीं है, वो बंदा कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल चीज़ों को बनाएगा। ठीक है जी, यानी अगर मान लो मैंने ट्रेनिंग ली है एज अ पेंटर, तो मैं जनरली वही सब करूँगा पेंटिंग्स में जो होती हैं, जो जनरली हर कोई कर रहा है। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग नहीं ली और फिर मैं पेंटिंग करूँगा, तो होता है कुछ ऐसा जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी, जिसको हम कहते हैं इनोवेशन, कुछ ऐसा जो आम तौर पे लोग नहीं करते। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को जब लोग ऐसा आर्ट कर रहे हो जो आम तौर पे नहीं होता, उसे कहा गया आउटसाइडर आर्ट। तो इस आर्टिकल का नाम था गेटिंग इनसाइट आउटसाइडर आर्ट, यानी आउटसाइडर आर्ट के बारे में जानते हैं। तो आउटसाइडर आर्ट दुनिया में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया आर्ट ब्रूट की वजह से। आर्ट ब्रूट की वजह से ऐसे लोग आर्टिस्ट बने जो ट्रेडिशनली आर्टिस्ट नहीं थे, जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, लेकिन उनको डिस्कवर कर पाए कि यार हम तो बन सकते हैं। फिर आउटसाइडर आर्ट में ऐसे लोग आर्टिस्ट बनने लगे जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली, और वो कुछ ऐसा बनाने लगे जो कॉन्फॉर्म नहीं करता बाकी के ट्रेडिशनल मेथड्स से। होता क्या है इसके बाद, जब ये सब कुछ चल रहा था फ्रांस में, यूरोप में, तो इंडिया में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेकचंद। कहीं वो इस चीज़ पे काम कर रहे थे। उन्होंने जंगल का एक टुकड़ा काटा और वो काम करते गए। 80 साल की उम्र में नेकचंद का बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ। उनकी क्रिएशन बनी। वो क्रिएशन क्या है, उन्होंने एक रॉक गार्डन बनाया चंडीगढ़ में। जंगल को काट के बहुत सारे पत्थरों को टक टक कर करके, मतलब पत्थरों को आप कह सकते हो तराश के, पुरानी चूड़ियों के टुकड़े लेके उन्होंने बहुत सारे स्टैचूज़ बना दिए। एक बहुत फेमस स्टैचू विमेन बाय द वाटरफॉल बनाया। इनको बहुत सम्मान मिला, यूनेस्को का सम्मान मिला। ठीक है जी, इनको इस मैगजीन का जब कोई सालगिरह आई थी, मैंने कहा ना पढ़ना ज़रूर आर्टिकल को, जब जो मैगजीन है उसकी एनिवर्सरी थी तो उसके कवर पेज पे इनके बारे में छापा गया। यूनेस्को ने सम्मानित किया। यूरोप के 5 देशों में इनका कैंप लगाया गया, लोगों ने जाना इनके बारे में, इनको बुलाया गया। लेकिन इतने सारे सम्मान के बाद भी ये नहीं कहते यूरोप में मेरा सम्मान हुआ वो अच्छा है, यूनेस्को ने मेरा सम्मान किया वो अच्छा है, कुछ नहीं। ये क्या कहते हैं, आखिरी लाइन इस चैप्टर की, द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन। सबसे बड़ा सुख है अपने गार्डन में वॉक करना और देखना कि दूसरों को मेरी क्रिएशन से खुशी मिल रही है। स्पिरिचुअल चैप्टर था ना। एक आखिरी बात मैं कह के जाता हूँ। स्पिरिचुअलिटी में एक बात कही जाती है, सर्व द क्रिएशन टू सर्व द क्रिएटर। अगर आपको भगवान की सेवा करनी है तो सेवा करो उसके बंदों की।